बारे में बताऊंगा एंड देन आई बैक टू द थियरी ऑफ मनी। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई आई वाज वेटिंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएं। 160 के करीब तो आ ही गए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा लेट जगते हैं या वट एवर इट माइट हैव, थोड़ा देर देर में ज्वाइन करते हैं, तो इसीलिए रोक रहा था। क्या हुआ सर? ज्वाइन ही नहीं हो पाते हैं। ऋषभ कुमार गुप्ता कह रहा है यहाँ सावन वर्मा ने मीटिंग ही छोड़ दिया। आराधना गौतम ने भी मीटिंग छोड़ दिया। यहाँ लोग मीटिंग छोड़ देते हैं, ये कहता है ज्वाइन ही नहीं कर पाते। ये कैसे हो सकता है? इशू पर छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। इट्स गुड मॉर्निंग, ठीक है। पल्लवी सेज इट्स न्यू। हाँ आसिफ, लिक्विडिटी ट्रैप भी पढ़ाऊंगा, मनी इल्यूजन भी पढ़ाऊंगा, दैट आई विल टीच। जो मैंने कहा है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, मैं उससे कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूं। और जिसको स्वाति जी रिपीट कर चुकी होंगी या पढ़ा चुकी होंगी, लेकिन थोड़ा एंगल डिफरेंट होता है। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि केन्स को बहुत दिनों तक लोगों को समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? बिकॉज ही एडेड 3 न्यू थिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, प्रेडिक्शंस एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या पढ़ाने जा रहा हूं? केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। उसकी साइकोलॉजी से पहले हम लोग परिचित हों, देन वी विल बी एबल टू डिस्कस दीज थिंग्स। मैं इसको बिल्कुल दिस हैज बीन टॉट, आई नो स्वाति हैज डन इट, तो शी मस्ट हैव टॉट, शी इज अ वेरी गुड टीचर। Probably the best in my department, leaving aside Prashant. बहुत गुस्से में रहती हैं लोगों से। आराधना गौतम है कहीं? उनसे कहिएगा कि हमसे बात करेंगे। तो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन एज यूजुअल। हाँ तुम भी बहुत छोड़ जाते हो गौतम गुप्ता। ऑफलाइन क्लास शुरू कर दूं क्या? बुला लूं सबको? यस सर, यस सर, यस सर। और कहीं पर बुला लूंगा सर, कहीं पर बुला लीजिए। मेरे कहीं भी बुला लीजिए सर, कहीं पे भी, कहीं भी बुला लीजिए, बुलाइए सर। हाँ हाँ बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ सर एड्रेस बता देंगे सर, हम लोग बाहर बैठ के पढ़ लेंगे सर। चंद्रशेखर पार्क बाहर बैठ के नहीं पढ़ा सकते, फील्ड में सर, पार्क में पढ़ लेंगे। मेरे पास पार्क में पढ़ा दीजिएगा। मेरे पास बहुत बड़ा क्लासरूम है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए गार्डन में पढ़ लेंगे। अभी पढ़ाने शुरू, आज तो शुरू करने दो भाई। सर कल से आएंगे? नहीं कल नहीं, दशहरे के बाद। अभी तो दशहरे की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद। सर सारी बात पक्का है सर? अभी तो पक्का ही है। अब पता नहीं, एक बार एक्चुअली मुझे मैडम सर से मना भी कर परमिशन देंगे लेनी सर। पड़ेगी, क्योंकि वो एक नियम नहीं, मना तो नहीं करती हमें कोई चीज के लिए, लेकिन ये जरूर कहेंगी कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी।
फुल वैक्सीनेटेड हो जाएंगे ना सर? सर फुल सर हम लोग जिम्मेदारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, फुल वैक्सीनेशन के बाद 37% लोगों को कोरोना होता है। छोड़ो, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है क्या? पहले देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं माइक्रो से माइक्रो को टच करने जा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज ये है कि केन्स ने कहा कि कंजम्पशन जो है केवल और केवल वेल्थ या इनकम का फंक्शन है। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई। अब इस बात को हम ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो अगर सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो सेविंग बढ़ेगी, अगर सेविंग बढ़ेगी तो कंजम्पशन घटेगा। देखिए कई चीजें उन्होंने डायरेक्टली नहीं कही। दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट वी वांट टू टेल यू एंड टीच यू। Consumption reduction will take place with the increase in rate of interest. Why? Because with the increase in rate of interest, savings will increase. If savings increase, consumption is bound to decline. So classicals ने interest. But when you say saving is a function of rate of interest, it automatically means that the rate of interest rises saving without. तो उन्होंने जो अपना कंजम्पशन का लॉ शुरू किया, कहां से शुरू किया? कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड नॉट एट ऑल रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया, इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फंक्शन है? मनी का, डिमांड ऑफ मनी। उनकी जो इंटरेस्ट की थ्योरी है वो मनी की थ्योरी है, वेल्थ की थ्योरी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई, दैट मीन्स इट्स नॉट ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, देयर विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से शुरू करना पड़ेगा, देयर विल बी सम कंजम्पशन ऑल द टाइम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? और कंजम्पशन एट ऑल टाइम्स, हमेशा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। इसके लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ऑटोनॉमस। आदमी को जिंदा तो रहना ही है। वी आर टॉकिंग ऑफ एंशिएंट पीरियड, 5वीं सदी, 6वीं सदी। देयर वाज नो बैंक, मनी की सेविंग नहीं होती थी, कमोडिटी की सेविंग नहीं होती थी। लेकिन लोग क्या करते थे? पेड़ का फल खाते थे। वॉट एवर नेचर प्रोवाइडेड दे यूज टू कंज्यूम। तो देयर विल बी एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑल द टाइम। ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू वाई। इसका क्या मतलब हुआ? इवन इफ y is equal to 0, some consumption will take place. This is a must. अब तीसरी चीज पर आए, वो क्या है? वो साइकोलॉजी है। इसीलिए इसको नियम क्या बताया? साइकोलॉजिकल लॉ। पीपल or individuals do not consume, ये कह सकते हैं prefer to consume, कुछ भी लिख सकते हैं, all their income. That means they prefer to save also if conditions permit. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इफ माई इनकम इज
10, 100, 1000, whatever it is, we prefer to save some part of it. कहते हैं ना, we save for a rainy season. तो कहने का मतलब है कि this is a psychological truth that people do not consume all of their income. They try to save something. This is but natural. That means if our income is 1, the consumption shall be less than 1. So consumption is a function of Y, ठीक है? Y increases, C increases. Y decreases, C decreases. This is true. But there is every likelihood that C will not be equal to Y. अब ये क्या मतलब है, इसको समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. उसे कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. What is this marginal propensity to consume? Marginal propensity to consume says if your income increases by X, consumption shall increase by less than X. Why? Because of psychology. हमारा दिमाग का मनोविज्ञान कहता है कि कुछ ना कुछ हम बचाकर रखने की कोशिश करते हैं. So if my income increases or decreases, consumption will be affected, no doubt. आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा. इनकम राइजेस, कंजम्पशन विल राइज. आय घटेगी, कंजम्पशन घटेगा. कंजम्पशन शैल डिक्रीज. स्टिल whatever is X, we try to save some part of it. So consumption will always be less than income, that is our income. So the marginal propensity to consume can be 0. 1 minute, we have to probably stop it. So what happens is, if our income is 100, we may consume 0. We can consume 100. Between this 0 to 100 is what we call as saving. This will be different for different people. It doesn't agree कि सबके लिए एक ही सा होगा. Rich persons, MPC, marginal propensity to consume, will be, किसी की आमदनी 100 करोड़ है तो वो थोड़ा, उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी मींस इंक्रीज्ड इनकम का थोड़ा कम कंज्यूम करेगा. पुअर पीपल विल डू इट अ बिट मोर. तो इट विल बी बिटवीन 0 to 1. If your income increases by 1, you will consume something between 0 to 1. But generally it will be greater than 0 and generally it will be less than. So if your income increases by 1, marginal increase, marginal क्या होता है? Change, smallest possible change. So if your income increases by 1, you may spend 80 paisa, you can spend 90 paisa, 95 paisa, 70 paisa, but neither 0 nor 100. This is psychological. ऐसा भी नहीं होगा कि आप सब सेव कर लें. No. If your income increases, you will increase your consumption because consumption increases by increasing the wealth.
but it will not increase to the level to the extent when the income rises. जितनी आय बढ़ रही उतना नहीं बढ़ेगा. तो अगर हमारी इनकम 1 से बढ़ रही है तो हम 70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, 95 पैसे खर्च करेंगे. ये जो चेंज होगा वो हर आदमी के लिए एक नहीं होगा. दिस इज स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल माने डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज. किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है. साइकोलॉजिकल पर क्या चीजें डिपेंड करती हैं, ये इंपॉर्टेंट है. हमारा बिहेवियर वो क्या है, साइकोलॉजिकल हमको ये बतलाने की कोशिश करता है कि ये जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दिस इज स्टेबल. मैंने कांस्टेंट शब्द नहीं लिखा है, लिख सकता था. इन फैक्ट स्टेबल का मतलब है दिस विल रिमेन स्टेबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. जब मैं कहता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो एक बात याद रखिए, केन्स क्या कहते हैं, इन लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस आर डेड. ऑल ऑफ अस आर डेड. तो शॉर्ट रन में दिस विल रिमेन स्टेबल. दैट मीन्स एमपीसी इज ए कांस्टेंट परसेंटेज, इज ए कांस्टेंट परसेंटेज. हमको पहले से मालूम हो जाएगा कि कितनी हमारी सेविंग करने की बात है. तो जनरली अगर हम 80% सेव करेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 0.8. अगर हम 90% कंज्यूम करते हैं तो इट विल पॉइंट बी रिमेन 0.9 एंड दिस विल रिमेन सेम फॉर ए पीरियड. दैट इज वाई हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ केन्स, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ केन्स is linear, is a straight line. We call it, हम इसको भी डायग्राम से बनाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा. is a straight line because psychologically our behavior remains stable. It does not change. Change किसके आएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं. कुछ लोग रिच हैं, कुछ पुअर हैं. There can be objective changes also. Objective means अचानक मान लीजिए कोई तूफान आ गया, कुछ और चीज आ गई, देयर कैन बी चेंजेस. लेकिन जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है वो कहता है कि पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड देयर कंजम्पशन कैन बी प्रिडिक्टेड. प्रिडिक्टेड नियरली 100%. प्रिडिक्शन इज, हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जनरली कभी भी वो इनकम बढ़ने के साथ चेंज नहीं करेगा. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा. सपोज हम एक डायग्राम बना रहे हैं. अब जरा ध्यान से देखिएगा कि डायग्राम को मैंने थोड़ा इधर भी कर दिया है. आई मेड इट ऑन दिस वे ऑल्सो. सपोज आवर इनकम इज 0. This is y. So suppose y is equal to 0. हम 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं. तो कंजम्पशन कहां पर होगा, इट विल बी समवेयर हियर. इस कंजम्पशन को मान लीजिए हम एक पॉइंट लिख दें r, इसको हमने लिखा o. तो OR इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो हम करेंगे ही करेंगे. ऑटोनोमस माने स्वायत्त. दिस इज फॉर सर्वाइवल. दिस वी विल डू, दिस वी आर बाउंड टू डू. सवाल है कहां से करेंगे. अगर आजकल का जमाना है, मान लीजिए कोई आदमी कहां से करेगा, बेरोजगार हो गया, आमदनी 0 हो गई, तो जितना है इट विल कम फ्रॉम पास्ट सेविंग्स. दिस सेविंग्स बिकम नेगेटिव. तो जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो तो करना ही करना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. और इसके लिए हम पास सेविंग बेचेंगे. भारत सरकार तक की हालत है, मोनेटाइजेशन कर रही है, मुद्रीकरण. हमको कंजम्पशन तो करना ही करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है. दैट इज मस्ट. तो हमेशा याद रखिए कि कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विच इज मच अबव जी और 0. नाउ what happens is, if your income increases at I is equal to y, that means 45 degrees of angle.
What is this? This is I is equal to y. That means your y is rising at a rate which is being shown through I. Then the income rises, the consumption also rises. And at a rate which is certainly not equal to the rate of income, which is not equal to the rate of income. That means if your income is, suppose y is equal to 0, consumption is equal to 1000. So saving is equal to minus 1000. Now what happens? If your income increases to 100, the consumption will rise, but by a fixed point, say 0.8. That means out of this 100, you will consume 80. So the consumption will become 1080. Now this is income, so this will come down to 920. Right? This has to be there. If another income rises by 100, what will happen? This will become 11160. This will now come down to 840. A stage will come, wherever it may come, a stage will come, your consumption becomes equal to y, where your consumption becomes equal to y. Till this stage is reached, savings are negative. Till this stage is reached, savings are negative. At this point, savings are 0. So savings remain negative over a large period of time in poor countries because they consume more than what they have with them. Suppose this comes at a point where, suppose, we do not know where it will come because I am not counting it, but you can make it and it will come to 0 after some time. Suppose it comes at 18,000. Y is 18,000, consumption is 18,000 and savings is 0. After this, if your income increases by 100, this will increase by 80, savings will now become positive 20. So now the savings will also start rising. So always remember, in Keynesian theory, savings will start from this axis after a certain point. So Y is equal to C plus S. Marginal propensity to consume is less than 1, but stable. A question is generally asked in most of the exams: what about average propensity to consume? What about average propensity to consume? औसत उपभोग की दर क्या होगी? ध्यान से देखिए, average propensity to consume is always higher than MPC. Average propensity to consume क्या होता है? Average propensity to consume is Y divided by consumption, या C upon Y.
तो C/Y जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहां तक क्या हो रहा है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हमेशा हो ही रहा है। द इनकम इज जीरो, देन द एवरेज कंजम्पशन इज जीरो। ये तो एवरेज कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे एमपीसी विल गो ऑन नियरिंग एपीसी, बट विल नेवर। उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अभी हम मनी के रूप में रखे हुए हैं। तो E may not be equal to Y at many places because I may not be equal to S at many places. In equilibrium, I is equal to S, no problems. But there can be a situation where I is not equal to S. Saving has been done, but it has not been invested. फिर क्या होगा, इसको हम एक डायग्राम से कोशिश करते हैं समझाने। हम लोगों ने क्या लिखा, E is monetary income, E is monetary income and Y is real output। इसको लिखा C प्लस, इसको लिखा C प्लस I। हम लोगों ने क्या बताया, S कहां से शुरू होता है और I क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहां से शुरू होता है। कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस। तो जो कंजम्पशन है वो यहां से स्टार्ट होता है, और वाई कहां से शुरू हो जाती थी, यहां से शुरू हो जाती थी। एट दिस पॉइंट, यानी अप टू दिस पॉइंट, सेविंग इज जीरो। तो जब रियल कमोडिटी लिया तो एस जो है यहां से शुरू हुआ, वाई यहां से शुरू हुआ, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मॉनेटरी इनकम की बात आई, जब मॉनेटरी इनकम की बात आई, तो आई बिगिंस फ्रॉम दिस प्लेस, एस बिगिंस फ्रॉम दिस प्लेस। हमेशा याद रखिए, सेविंग कहां से शुरू हो रही है, इस एंगल से। सेविंग क्यों यहां से शुरू हो रही है, आफ्टर सम टाइम द सेविंग्स बिगिन। इसके नीचे सेविंग क्या थी, नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट क्या है, इज ऑलवेज ए पॉजिटिव थिंग, ये हो ही नहीं सकता इसके नीचे। एट दिस पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट अस कॉल इट एज Z, लेट अस कॉल इट एज Z। इस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पर क्या लिखा हुआ है, I is equal to S। इस पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, I is equal to S। This is a point of equilibrium। बिल्कुल ठीक। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई, हाउ कैन यू से that this is a point of full employment। इस सवाल का जवाब हमको देना है, और जो केन्स ने कहा वो समझने की कोशिश करें। What does this point say? Equilibrium says I is equal to S। मैं इसको बिल्कुल उल्टे ढंग से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। सपोज सेविंग्स इंक्रीज, सपोज सेविंग्स इंक्रीज। ध्यान से देखते रहिएगा, व्हाट विल हैपन। आई एम मेकिंग ए डायग्राम, दिस इज एस। सेविंग्स इंक्रीज, अब ये जो पॉइंट है P, Z की तुलना में कंपेयर P, यहां इन्वेस्टमेंट कम है। इन्वेस्टमेंट कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। इसका मतलब देयर कैन बी ए पॉइंट ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। बार बार समझने की कोशिश कीजिए, व्हाट इज हैपनिंग हियर। E is something different।
people save more. At this point, if the investment is less, why? Because investment is a line which increases due to demand. There is a point where is Z. This is equilibrium point. There is another point P, which is equilibrium point. There can be another equilibrium point. This is T. Naturally, at point T, employment will be higher. Because investment starts from y-axis. Savings start from x-axis. Why? Because there are negative savings. Why? Because there is an autonomous consumption. क्योंकि स्वायत्त उपभोग होना ही होना है, तो जो सेविंग्स होंगी वो किस एक्सिस से जाएंगी? एक्स एक्सिस जाएंगी। इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा बता देता हूं, और इट कैन बी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस, सरकार ने कोई कारखाना लगा दिया, इट्स एन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। फूलपुर में एक कारखाना लगा दिया, इट्स एन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम्स। तो जैसे ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, बाकी चीजें बढ़ेंगी, नो प्रॉब्लम्स। इंड्यूस्ड क्या होता है? When the demand increases, people think there is more profit, then they will be induced for investment. तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, इनकम को बढ़ाने वाले होंगे, and they will start from this side. So at any point where saving meets investment, there will be an equilibrium. So equilibrium is something different. Na? Equilibrium says what? Equilibrium says I is equal to S. This is equilibrium. How does he say that it's a point of full employment? कहां पता चला? एक और डायग्राम बनाते हैं. We make another diagram now. सर हाँ, एक मिनट, अभी बना लूं, अभी पूछ लेना, अभी पूछ लेना. Suppose savings remain constant. Suppose savings remain constant. ऐसे बढ़ती जा रही savings. This is investment. अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, now what we are doing, I is increasing. तो ये क्या हुआ? आउटपुट बढ़ाना. अगर इधर हम y लेंगे तो ये तो आउटपुट बढ़ाना. आउटपुट बढ़ने का क्या मतलब होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना. उसको भी अभी डायग्राम से बनाता हूं, कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, दैट आई टीच. जस्ट डोंट वरी अबाउट. और इस लड़के का सवाल को उत्तर भी दूंगा. बट सपोज कोई कारखाना बंद हो गया, फिर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट विल गो डाउन. एंड इफ इन्वेस्टमेंट गोज डाउन, व्हाट विल हैपन? द एम्प्लॉयमेंट विल गेट डाउन. सो इफ आई इंक्रीजेस, output and employment increase. If I decreases, output and employment decrease. लेकिन जरा सेविंग्स के देखिए क्या मजा हो रहा था. सेविंग्स बढ़ने से आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वर डिक्रीजिंग. सेविंग्स घटने से आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वर इंक्रीजिंग. अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक लड़के को कोई सवाल पूछना है, मैं रोक लेता हूं एक मिनट के लिए. आई विल शेयर, स्टॉप शेयरिंग. मेरे को दिक्कत नहीं है, आई विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग्स. हाँ बोलिए सर, प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. व्हाई देयर इज नो पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट? उसको एक दूसरे डायग्राम से बढ़ाता हूं. अभी दीज टू डायग्राम्स नहीं, इसी से नहीं, दूसरे डायग्राम 15 डायग्राम से पढ़ाएंगे. जब तक क्लियर नहीं होगा नहीं पढ़ाएंगे. हाँ, दूसरे डायग्राम से पढ़ाते हैं. अभी फिर पढ़ाएंगे, बहुत बार पढ़ाएंगे. मेरे को लगता है कि केन्स सबको आना चाहिए. अगर केन्स ही नहीं आता तो बेकार है पढ़ाना. सर. हाँ बेटा बोलो. सर, कंजम्पशन और ऑटोनॉमस कंजम्पशन में क्या डिफरेंस है? अभी बताते पहले वो बता दें आगे वाले डायग्राम से पहले, या कुछ और बता दें पहले.
बोलो भाई लड़की, सर पहले आप क्या? हाँ कंटिन्यू करिए सर। हाँ, हमको कंटिन्यू कर लेने दो, क्योंकि हम बहुत चीज बताना चाहते हैं, हमारा दिमाग खराब है थोड़ा, तो बियर विद मी, बियर विद मी। मैं पता नहीं क्यों चाहता हूँ कि कहीं समझ में आई जस्ट नॉट, कहोगी तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं तीनों चीजों करूंगा। पहले डायग्राम जितने बना रहा हूँ देखती रहो कहीं ना कहीं। एक बात सब, अब हम लोग थोड़ी देर के लिए एम्प्लॉयमेंट पर आते हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट बता नहीं रहे हैं, मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ। अभी बताता हूँ, फिर तुम्हारी बात पे। हम लोगों ने डिमांड देखी, डिमांड की कर्व होती कैसी है? डिमांड की कर्व होती है फ्रॉम डाउनवर्ड्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किसी भी कमोडिटी को इधर प्राइस ले लेते हैं, इधर हम डिमांड ले लेते हैं, ठीक है ना? ये तो बिल्कुल मालूम है, BA1 में पढ़ा, इसको तो दोबारा नहीं पढ़ाना हम लोगों को। अब सवाल ये है कि अगर हम डिमांड के दूसरे कंसेप्ट के बारे में सोचें, इनकम से जोड़िए, तो इनकम का डिमांड कर्व कैसा होगा? इधर इनकम लीजिए और इधर डिमांड लीजिए, तब कैसा होगा? हायर द इनकम हायर द डिमांड होगा कि नहीं होगा? तो जो डिमांड कर्व का शेप है, जो हमारे दिमाग में बैठ गया है, वो ये वाला है। ये वाला तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं, इस शेप को तो बनाते ही नहीं। जब डिमांड कर्व बनाते हैं तो ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब जरा हम एक और तरीके के डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, है ना? और उस डिमांड कर्व के बारे में जरा सोचिए कि हम ठीक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ नहीं, सपोज you are an employer, suppose you are an employer and you are demanding laborers, you are demanding laborers। तो आप इधर आप लेबर की डिमांड रख रहे हैं, सप्लाई अभी रखेंगे, लेकिन मान लीजिए पहले हम इधर लेबर की डिमांड रख रहे हैं। एक लेबर जो है वो दिन भरे में मान लीजिए कि एक टेबल बनाता है, और इस टेबल के बनाने के बदले में आप बाकी सब चीजों के अलावा उसे 200 रुपए देते हैं। तो इफ यू गिव हिम 200, वुड यू एम्प्लॉय इफ यू डू नॉट गेट एटलीस्ट 200 प्लस इन सेल? अगर आपको लगता है कि इसकी बनी टेबल 200 में नहीं बिकेगी, तो क्या आप उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे? नहीं देंगे, ठीक है ना? तो जो डिमांड ऑफ लेबरर्स है वो किस चीज पर निर्भर करती है? ध्यान से देखिएगा, निर्भर करती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या फिर मैंने कहा ना, यही मुश्किल आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेड भी नहीं, क्योंकि आज बनाएगा बिकेगी तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद पॉलिश होकर कोई खरीदने आएगा तब, लेकिन यू एक्सपेक्ट ए प्राइस। ध्यान से देखिए, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट की कर्व है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कर्व के रूप में अगर बनाएं तो ऐसे बननी चाहिए। ध्यान से देखते जाइए, क्या बनाया, क्यों बनाया, सोचिए। हम केवल एक आदमी की बात कर रहे हैं। अगर एक ही टेबल बनेगी तो नेचुरली ज्यादा लोग खरीदने आ जाएंगे, उसका प्राइस ज्यादा होगा। 2 टेबल बनेगी तो प्राइस थोड़ा कम, 3 पे कम और कम। जितनी टेबलें बढ़ती चली जाएंगी, जितनी सप्लाई बढ़ती जाएगी, उसके प्राइसेस कम होते जाएंगे। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड प्राइस, क्योंकि इसी से तो आप प्रॉफिट निकालेंगे ना। एक्सपेक्टेड प्राइस दैट यू आर लाइकली टू गेट। तो अगर ये एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस ऑफ टेबल है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस ऑफ टेबल है, द मोर टेबल डू यू रिक्वायर, जितनी ज्यादा टेबल बनाते जाएंगे, इफ सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस विल फॉल। इसकी जो शेप हमने बनाई है वो कैसी बनाई है? इट्स डिक्लाइनिंग ऑल द टाइम। आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन टोटल देयर इज नो डिमांड ऑफ टेबल, इट्स प्राइस में गो डाउन टू 0। लेकिन जब आप एक टेबल बनवाएंगे तो लेबर को जो पैसा दे रहे हैं उसको हमने बनाया, मान लीजिए इसको हमने कहा एग्रीगेट सप्लाई।
हमने इसको क्या लिखा, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। ध्यान से देखिए, एक लेबर लगाएंगे तो ज्यादा पैसा देने लगेगा, क्योंकि आपके पास वो आदमी आएगा जिसको सबसे ज्यादा आप पैसा देंगे, नहीं, सबसे कम पैसे वाला आदमी आएगा, क्योंकि 20 लोग लगे हुए मैदान में, कारपेंटर, एक की डिमांड है, तो मोनोपोली बायर है, he'll give you less price। ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, you gave him this much of wages, you sold it at this much, this is profit। जब ये प्रॉफिट हुआ तो आप दूसरी टेबल बनाएंगे। अब की बार आपको लेबर को ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन प्राइस भी तो टोटल मिलाकर ज्यादा हो जाएगा। फिर आप तीसरी लगाएंगे, चौथी लगाएंगे। आप किस पॉइंट तक लगाएंगे, जहां तक लेबर के होने वाला प्राइस और लेबर से सामान बिकने वाला डिमांड बिल्कुल बराबर ना हो जाए। इसके बाद अगर आप लेबर लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, you will give much more money to supply labor and your price will, commodity will be sold at a lower price। तो जो लेबर की डिमांड है, आप एक इंडिविजुअल के रूप में सोचने की कोशिश कीजिए, कहां तक करेंगे, टिल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड कॉस्ट। कॉस्ट किस पे आ रही है, जो उसको आप वेज दे रहे हैं, प्रॉफिट क्या मिल रहा है, जो आपको प्राइस मिल रहा है। जब तक द प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट, यू विल एम्प्लॉय लेबर। इसके बाद आप लेबर क्यों एम्प्लॉय करेंगे, चाहे देश में हो चाहे ना हो, चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम? कोई नहीं बोल रहा आपकी बात? तो सर अच्छा, नो सर। बहुत बढ़िया। अब जरा सर, हाँ, सर ये सिर्फ मोनोपोली होगा तभी होगा ना? अभी 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 फिर आता हूं, मोनोपोली की बात ही नहीं करता, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मोनोपोली। ये है इंडिया, ठीक, और ये है लेबर सप्लाई या आउटपुट, और इधर है डिमांड भी मान लीजिए। इधर है एंटरप्रेन्योर्स जो हर चीज बना रहे हैं। सबसे पहले कौन सी चीज बनाएंगे जिसमें उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, मान लीजिए शराब। उसके बाद कौन सी चीज बनाएंगे, मान लीजिए कपड़ा। कुछ भी बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, चलाते चले जाएंगे। सपोज दिस इज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज supply of the laborers in different industries। एक इंडस्ट्री की बात की, मान लीजिए शराब इंडस्ट्री की बात की, इतना लेबर लगाया, इतना पैसा दिया, इतना प्रॉफिट हुआ। दूसरी इंडस्ट्री की बात की, तीसरी इंडस्ट्री की बात की, चौथी इंडस्ट्री की बात की। कहां तक एम्प्लॉयमेंट होगा, उस इंडस्ट्री तक में एम्प्लॉयमेंट होगा जिस इंडस्ट्री में लेबर का होने वाला पेमेंट और लेबर से होने वाला प्राइस बराबर होगा। इसके बाद कोई आदमी एम्प्लॉयमेंट क्यों देगा, या हमारे देश का आउटपुट क्यों बढ़ेगा। इसको हमने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड। अभी लेबर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, किसी की बात में नहीं। डिमांड ऑफ लेबर इन इंडिया। सप्लाई की बात ये की कि जितने लोगों की डिमांड होती जाएगी, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर इन इंडिया। इस पॉइंट के बाद कोई अगर मान लीजिए सरकार नौकरी ना दे तो कोई प्राइवेट आदमी नौकरी देगा कि नहीं देगा। सीधा दिमाग लगाओ कि हम किसी को नौकरी कब देंगे, जब हमें लगेगा कि इससे होने वाला प्रोड्यूस इज मोर देन द कॉस्ट। अगर हम लेबर को तनख्वाह में ज्यादा दें और हमारा बनने वाला सामान कम में बिकेगा, व्हाई शुड आई एम्प्लॉय एनी पर्सन। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया सर, आ गया। चलिए, अगर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहीं पर मिल गए तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं देने वाले वहां पर आ गए।
ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है कि नहीं, कैसे मालूम आपको? फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट कहां आएगा? एक और डायग्राम बनाते हैं, चलिए। बहुत सारे डायग्राम बना के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लें कि हर आदमी को बराबर तनख्वाह मिलती है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, सबको 100 रुपए मिलेगा, जितने लोग आते जाएंगे 100 रुपए मिलता जाएगा, जितने लोग आते जाएंगे 100 रुपए मिलता जाएगा, 100 रुपए मिलता जाएगा, 100 रुपए मिलता जाएगा। यहां पर हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। लेट दिस बी कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद ये लाइन कैसी हो जानी चाहिए? स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं लेबर। दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसी हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बिकम वर्टिकल, क्योंकि अब तो कोई लेबर बचा ही नहीं ना। मान लीजिए सरकार ने कानून मान दिया कि जितने लेबर रखोगे 100 रुपया देना पड़ेगा। 1, 2, 3, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। भारत में मान लीजिए 50 करोड़ लेबर हैं। अब सब अगर लग गए तो उसके बाद तो लेबर बचेगा ही नहीं, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस? नो सर। नो सर। एग्रीगेट डिमांड कर्व मान लीजिए यहां पर आई और इसने यहां काट दिया। दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हुआ ना, फुल एम्प्लॉयमेंट कहां हुआ? मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड कर्व इससे बढ़ गई और यहां पर काट दिया। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। दिस इज अनदर इक्विलिब्रियम पॉइंट टी। यहां पर ले लिया था, सॉरी जेड लिया था, यहां पर टी ले लिया। अब देखिए एक और पॉइंट मिल गया। Till we reach this point, that is this point till we reach, फुल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं आया ना। फुल एम्प्लॉयमेंट तो एक ही पॉइंट है ना, कोई सा। कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट पर दोनों चीजें, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल एंड ऑल्सो फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी जेड टी, मेनी 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 पॉइंट्स। इसके बाद तो कोई पॉइंट होगा नहीं, उसके बाद का पॉइंट भी हम पढ़ाएंगे अभी, लेकिन इसके बाद तो कोई पॉइंट होने वाला नहीं अभी। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती, आउटपुट तो बढ़ ही नहीं सकता, इनकम तो बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज द होल ऑफ द लेबर हैज बीन एम्प्लॉयड। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, दैट इज वन लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस, अभी लिमिटिंग बोल रहा हूं, आगे लिमिटिंग नहीं बोलूंगा, फिर हर चीज बताऊंगा। इट्स ए वन लिमिटिंग केस। Most of the points of equilibrium, aggregate demand is equal to aggregate supply. इसको केन्स कहता है effective demand. Effective demand is a point of equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply. This point may mostly be on less than full employment. जो शब्द लिखता है बड़ा अच्छा लिखता है, अगर आप पढ़ पाए तो। फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए प्रेसिपिस। तो ध्यान से देखने की बात यह है, वेदर इट इज गवर्नमेंट और वेदर इट इज ए प्राइवेट सेक्टर, ये क्या क्रिएट करते हैं? व्हाट दे वांट इज प्रॉफिट. And when they will get the profit? When the output of a person is greater than the cost incurred on him. तो अगर कॉस्ट इनकर्ड कम है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ही विल गो ऑन एम्प्लॉइंग। जैसे यहां पर हमने क्या देखा इस पॉइंट पर, दिस इज द कॉस्ट इनकर्ड एंड दिस इज द टोटल अमाउंट प्रॉफिट, दिस इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसने और आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, फिर और आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, फिर और आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया। So these are all points on which the full employment is not available. Even at this point, full employment is not
अवेलेबल। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बट at these points, all these points, the equilibrium is on less than full employment। अभी तो टाइम आज का खत्म हो रहा है, देखता हूं फिर किस समय पढ़ाऊंगा। तो क्या समझ में नहीं आया, 1-2 मिनट सवाल पूछ सकते हो अपने। आई हाँ, दिस इज वाई तुम लिख रहे हो इसलिए मेरे को समझ में आ गया, दैट इज वाई आई एम डूइंग इट। सर मैक्सिमम फीडबैक समझ में नहीं आया सर। हैं सर ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए, जहाँ पे वो वर्टिकल। अब इस लड़के की बात सही है कि दूसरा क्लास भी शुरू होने वाला है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या कंडीशन होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद सर क्या कंडीशन होगा? वो अभी पढ़ाएंगे, अभी तो इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे, अभी तो और चीजें। तो मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केन्स ने ये बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कहाँ होती है, जहां इक्विलिब्रियम होता है, दैट्स ऑल। चलो कल फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना सर? कल फिगर्स एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ सर, जो आपने कंजम्पशन फंक्शन। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर बोल रहे हैं। मैंने सर को कौन म्यूट कर दिया यार? अरे हम और कोई अनम्यूट थोड़ी करेगा, हम खुद अनम्यूट होंगे, तुम हमको करोगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज दूसरे क्लास चालू हो गए हैं, बच्चे बड़ी तेजी से हट रहे हैं, 180 से 120 हो गए, आज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, कल कर देंगे। ओके सर। पहले जितने क्वेश्चन पूछना है, पहले ऐसा करना कि कल जितने क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछ लेना, उसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है? सर एमपीसी यस सर पढ़ा रहे थे जिस ग्राफ में, उसे रिपीट कल जो जो सवाल हैं आप पूछिएगा, हम बताते जाएंगे एक एक करके, ठीक है? ओके सर। कल खाली क्वेश्चन सॉल्विंग आंसर रहेगा, कल प्रॉब्लम सॉल्विंग पोर्शन रहेगा, ठीक? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।